खुजली की बीमारी। चल, मैं आती हूँ, खाना बना के रखना। अरे फिर से कहाँ जा रही हो आप? पिछले 2 घंटे में 8 बार इधर उधर जा चुकी हो। अपने पाँव के टायर को ब्रेक लगाओ ना। अरे तू अपनी जुबान को ब्रेक लगा। तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? अरे ज्वालामुखी जी, फटिए मत। मैं बस ये कह रही थी कि बिना बात के बाहर मत निकलो। लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना नहीं। बीमारी तो अब भी है ना। अरे मुझे कुछ नहीं होने वाला। मैं गांव में पली बड़ी हूँ। बहुत शक्ति है मुझ में। हाँ, कोरोना की छोटे से वायरस के सामने बड़े बड़ों की नहीं चल रही। जो होगा देखा जाएगा। अगर हो गया ना, तो देखा नहीं जाएगा आपसे। बहू, मेरी सास बनने की कोशिश मत कर। सास बहू की एक बात नहीं मानती और बहू के लाख समझाने पर भी निकल जाती है अपनी मनमर्जी करने। शाम को जब सास वापस आती है तो, ये लीजिए सैनिटाइजर से अपने हाथ क्लीन कर लीजिए। अरे इसमें से तो बदबू आती है। छी 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 छी। मुझे नहीं करना ये इस्तेमाल। अरे तो साबुन से हाथ धो लीजिए। इतनी बार हाथ धुलवाएगी तो चमड़ी गल के नीचे गिर जाएगी। माँ जी, आप बाहर से आई हैं, हाथ धोने का तो सरकार भी कह रही है। मेरी नहीं तो किसी की तो सुन लीजिए। मैं तो खुद अपनी सरकार हूँ। मेरे अपने नियम है। हम्म कोरोना है। अरे तो इसमें तुझे क्यों रोना है? यार माँ जी, जरा सी बात है, इतना तो कर ही सकते हैं ना आप। नहीं। नहीं। नहीं, सुना नहीं? नहीं। नहीं सुना। तो क्यों मुंह लग रही हो? कौन मुंह लगे आपके? आप तो मास्क भी नहीं लगाती। मास्क तो तुझे लगाना चाहिए ताकि बोलना कम हो तेरा। ज्यादा दिक्कत तब होती है जब बहू को भी सास के साथ कहीं बाहर जाना होता है। अरे मम्मी जी, मैं फोन से पैसे दे दूंगी। कैश क्यों दे रही हैं आप? तू ना ज्यादा मॉडर्न मत बन। अब नोट देने से भी कोरोना होगा क्या? हाँ, नोट पता नहीं कितने हाथों से गुजर के हमारे हाथ में आते हैं, और उनमें से कुछ गधे तो ऐसे होंगे जो हाथ भी नहीं धोते होंगे। हैं? ताना मार रही है क्या? नहीं तो। तू मुझे बेवकूफ समझती है? क्या मुझे नहीं पता कि गधा कौन है? माँ जी, मैंने आपको कुछ नहीं कहा। अरे कैश दे रहे हो या फिर फोन से दोगे? कुछ लेना ही नहीं है। अरे मेरा टाइम क्यों वेस्ट किया फिर? बहू, तुझे ना मैं बाद में देखूंगी। बाद में मतलब कितने बजे? बहू बड़ी मजाकिया है आपकी। और सास बहुत गुस्सैल है। एक फटका दूंगी ना। अरे सॉरी आंटी जी। बहू सास से परेशान होके बाजार से अकेले घर आ जाती है और अपने पति से कहती है, सुनिए जी, मेरी एक शिकायत है आपकी मम्मी के बारे में। वाह, लोग बच्चे की शिकायत लेके मम्मी के पास जाते हैं। तुम मम्मी की शिकायत लेकर मेरे पास आई हो। तुम्हारी माँ है ना, बिना मास्क के बाहर जाती है, सैनिटाइज भी नहीं करती हाथ, और बिना काम के घूमती रहती हैं। अगर कोरोना हो गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। अरे मैंने भी तो कहा ना उनसे एक दो बार, पर मम्मी मानती ही नहीं किसी की बात। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, क्या कर लोगी तुम? क्या कहा? अ, नहीं, मेरा मतलब तुम क्या करने वाली हो? तुम बस मेरा साथ दो। अगले दिन जब सास कहीं से घूम कर आती है, माँ, मेरे शरीर पर कुछ हो रहा है, देखना। अरे ये तो खाज है। अरे मतलब खुजली। हाँ, और ये ऐसी वैसी खुजली नहीं है, फैलने वाली खुजली है। परसों तक मुझे थी, आज आपको भी हो गई। ज्यादा पास आते हो ना मेरे पास। अरे माँ के सामने ऐसी बात कर रही हो? क्या कर रही है? अरे तो पास आए तभी तो खुजली हुई ना। अब आप मम्मी के पास खड़े हो तो उनको भी तो हो सकती है ना। अरे मोरी मैया, अ, जो का कह रही है? सही कह रही हूँ माँ जी। अरे बेटा, दूर हट ना। दूर हो जा हमसे। सोशल डिस्टेंसिंग कर लेना एकदम से। हाँ। अरे माँ जी, खुजली ही तो है। आप तो गांव की शक्तिशाली औरत हो। आपका क्या कर लेगी ये खुजली? खुजला खुजला के चेहरा लाल हो जाएगा, इससे ज्यादा और क्या होगा?
अरे नहीं नहीं बहू, थोड़ी मोटी चीज भी बड़ी दिक्कत दे सकती है ना। और खुजली है, अच्छा थोड़ी ना लगता है, लोग क्या कहेंगे? सारे घर को खुजली हो गई तो है। तो माँ, क्या करूं मैं? अब क्रीम लगा, नहा ले नीम के पानी से, घर से ना निकल वरना लोग खुजलाओ खुजला के माय नेम इज खाज बोल के चढ़ाएंगे तुझे। और हमसे ना बेटा दूर रहा कर, कहीं हमको भी हो गई तो। माँ, ऐसे ही कोरोना भी तो हो सकता है। खुजली होने के बाद लोग क्या बोलेंगे? कम से कम वो सुन तो पाएंगे। अगर कोरोना हो गया तो? हाँ, बाबा समझ गई। अब तू अपनी खुजली का ध्यान रख, मैं तुम्हारे कोरोना का ध्यान रखूंगी, ठीक है? माँ जी, आप तो बिना बोले ही बस इशारों में ही समझ गई। वैसे ये आइडिया था किसका? आपकी बेटी का। अच्छा अच्छा, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से छू नहीं रही हूं तुझे वरना। दे दनादन हो जाता है ना माँ। अरे हंस क्या रहा है? मेरे लिए नया मास्क लेकर आ। उस दिन के बाद सास ने गांठ बांध ली। 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, और घर में ही कॉन्ट्रैक्ट वाली बहू। नरेश की माँ अपने बेटे से मिलने दिल्ली आ रही है। इस बात का पता चलते ही नरेश के दिल में हलचल मच जाती है। नरेश अपनी माँ के स्वागत की तैयारी में लग जाता है। साथ ही उसे डर भी सताने लगता है कि उसकी माँ कहीं अपनी पुरानी जिद पर फिर से बैठ ना जाए। हे भगवान, इस बार बचा लो, अगले साल पक्का माँ की जिद पूरी कर दूंगा। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। नरेश दरवाजा खोलता है तो सामने अपने मकान मालिक को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उनके साथ एक सुंदर सी लड़की भी थी। अब नमस्ते अंकल, कुछ काम था, मुझे बुला लेते। आपने क्यों कष्ट किया? अरे नहीं नहीं, इसमें कष्ट कैसा? मैं तो बस तुम्हें रीना से मिलवाने आया था। आज से रीना तुम्हारे साथ इसी फ्लैट में रहेगी। अंकल, कोई लड़का फ्लैटमेट नहीं है? एक अनजान लड़की के साथ रहना मेरे लिए थोड़ा अजीब होगा। देखो नरेश, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि इस फ्लैट में तुम्हें किसी ना किसी के साथ एडजस्ट करना ही होगा, या फिर तुम अकेले पूरे फ्लैट का किराया दे दो, मैं किसी को नहीं रखूंगा। नरेश अपने मकान मालिक की बात सुन के रीना के साथ रहने के लिए तैयार हो जाता है, पर अंदर ही अंदर उसे ये बात खाने लगती है कि वो अपनी माँ को क्या जवाब देगा जब उसकी माँ रीना के बारे में उसे पूछेगी। दिन बीतने लगते हैं। नरेश और रीना अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं, पर अभी भी नरेश अपनी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं ढूंढ पाता। एक दिन नरेश बहुत परेशान सा बैठा होता है। तभी रीना उसे पूछती है, क्या हुआ नरेश, तुम काफी परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो एक्चुअली 2 दिन बाद मेरी माँ मुझसे मिलने आ रही है। अरे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये तो खुशी की बात है। हाँ रीना, बट मेरी माँ एक जिद लेकर बैठ गई है कि मैं शादी कर लूँ, पर मैं अभी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हूँ। ऊपर से जब वो तुम्हें देखेगी तो 100 सवाल करेगी, क्या जवाब दूंगा? अरे इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेरे पास ना इस प्रॉब्लम का सलूशन है, जिससे ना तुम्हें शादी करनी पड़ेगी और ना ही तुम्हारी माँ मेरे बारे में कुछ पूछेंगी। रीना की बात सुनकर नरेश सोच में डूब जाता है। वो सोचता है कि रीना खुले ख्यालों वाली लड़की है, कहीं माँ को सच बता ना दे। नरेश को सोच में डूबा देखकर रीना कहती है, अरे क्या हुआ, किस सोच में पड़ गए? डोंट वरी, जैसा तुम सोच रहे हो ना वैसे कुछ भी नहीं है। मेरे पास एक प्लान है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, कैसा प्लान? मैं समझाती हूँ। हम ना एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेते हैं। फिलहाल मेरे पास जॉब नहीं है, तो तुम इस रूम का किराया दे देना जब तक तुम्हारी माँ यहाँ रहेंगी, सिर्फ तब तक। और तुम अपनी माँ से कह देना कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, इससे वो मेरे यहाँ रहने पर कोई सवाल भी नहीं करेंगी। अरे बात तुम्हारी ठीक है, पर माँ से झूठ बोलना, ना ना बाबा, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। कोई और आइडिया दो ना तुम। देखो मंजूर हो तो बोलो, वरना सच बता दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीना की बात सुनकर नरेश सोच में डूब जाता है। बहुत सोचने के बाद जब उसे कोई रास्ता नहीं मिलता तो वो रीना के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाता है। वो रीना से बात करता है और अपनी माँ की पसंद और नापसंद के बारे में बताता है।
रीना भी नरेश की सभी बातों को ध्यान से सुनती है ताकि कहीं उससे कोई गलती ना हो जाए। आखिर वो दिन भी आ जाता है जब नरेश की माँ उससे मिलने दिल्ली आ जाती है। नरेश अपनी माँ को फ्लैट पर लेकर जाता है। जैसे ही नरेश की माँ फ्लैट के अंदर जाती है, रीना उसके पैर छू लेती है। ये देखकर नरेश की माँ थोड़ी घबरा जाती है और नरेश से पूछती है, अरे बेटा नरेश, ये कौन है? माँ ये आपकी बहू रीना है। माफ़ी चाहता हूँ, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि आपको बता ही नहीं पाया, इसलिए सोचा कि क्यों ना आपको सरप्राइज दिया जाए। अरे बेटा, मैं तो बस तेरा घर बसा हुआ देखना चाहती थी। हाँ, बहुत अरमान थे अपनी इकलौते बेटी की शादी को लेकर, लेकिन कोई बात नहीं, शायद किस्मत को यही मंजूर होगा। ये कहते ही नरेश की माँ रीना को गले लगा लेती है। रीना बेटिया, मेरा बेटा ना थोड़ा नादान है, पर तुम काफी समझदार लगती हो और मैं जानती हूँ कि तुम इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखोगी। माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। नरेश की माँ अपने बहू और बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दिन बीतने लगते हैं। नरेश की माँ और रीना का रिश्ता बहुत मजबूत होता चला जाता है। वो दोनों सारा दिन एक साथ रहती और खूब बातें करती। इधर साथ रहते रहते नरेश और रीना भी एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। दोनों को इस बात का एहसास हो जाता है, फिर भी वो इस बात को छुपा कर ही रखते हैं। एक दिन नरेश की माँ और रीना शादी के बारे में बात करने लगते हैं। रीना बिटिया, ये तो नरेश ने मुझे बिना बताए शादी कर ली, वरना मैं तो अपनी इकलौती बेटी की शादी इतनी धूमधाम से करती कि सारी दुनिया देखती रह जाती। अच्छा माँ, आप ऐसा भी क्या करती नरेश और मेरी शादी में जो दुनिया देखती रह जाती? अरे बिटिया, एक माँ के अरमान तुम अभी नहीं समझोगी। मैं तो अपनी बहू को एक रानी की तरह लेकर आती और शादी भी बिल्कुल शाही अंदाज में करती, पर मेरे तो सारे अरमान ऐसे ही रह गए। खैर, मुझे तो अपने बेटे और बहू की खुशी चाहिए बस। ये कहते हुए नरेश की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रीना भी ये सुनकर ख्यालों में खो जाती है, क्योंकि वो भी मन ही मन खुद को नरेश की पत्नी और उसकी माँ की बहू मानने लगी थी। शाम को जब नरेश ऑफिस से घर आता है तो रीना खुद को रोक नहीं पाती और नरेश के सामने उसकी माँ को अपने और नरेश के रिश्ते का सारा सच बता देती है। रीना की बात सुनकर नरेश की माँ दोनों से बहुत नाराज हो जाती है और घर वापस जाने की बात करने लगती है। तुम दोनों ने मुझसे सच छुपाकर बहुत ठेस पहुंचाई है मुझे। अब तुम लोगों के साथ नहीं रहना चाहती मैं, कल ही वापस चली जाऊंगी अपने घर। माँ मुझे माफ कर दो, ये सब मैंने रीना के कहने पर ही किया है, वरना मैं भी आपको कभी ठेस पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। हाँ माँ, हमने ये सिर्फ आपका दिल रखने के लिए किया, प्लीज हम दोनों को माफ कर दीजिए। तुम दोनों ने मेरे अरमानों के साथ खिलवाड़ किया है और वैसे भी मुझे अपने बेटे के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढनी है, इसलिए मेरा यहाँ से जाना ही बेहतर होगा। माँ की ये बात सुनकर रीना खुद को रोक नहीं पाती। माँ, क्या मैं आपके घर की बहू बनने लायक नहीं हूँ? रीना की बात सुनकर नरेश हैरान रह जाता है। नरेश की माँ भी कुछ समझ नहीं पाती। मैं कुछ समझी नहीं, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? माँ, मैं वो नरेश से बहुत प्यार करती हूँ और साथ ही साथ मैं आपको भी अपनी माँ मान बैठी हूँ। आज जब आपकी बातें सुनी तो खुद को रोक नहीं पाई, इसलिए सारा सच आपको बता दिया। रीना की बात सुनकर नरेश की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने बेटे नरेश और रीना को गले लगा लेती है। मेरे घर की बहू तो सिर्फ रीना बिटिया ही बनेगी। मैं आज ही तुम दोनों की शादी की तारीख निकलवा दूंगी, बस एक बार तुम्हारे घर वाले मान जाए। उसी दिन रीना के माता पिता भी उनके फ्लैट पर आ जाते हैं। दोनों परिवार आपस में बैठकर बातें करते हैं और शादी के लिए राजी हो जाते हैं। रीना भी कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देती है और कहती है, सही मायने में मैं काली नजर। माँ, माँ, अरे क्या माँ माँ कर रहा है? बकरी का बच्चा है क्या? अरे माँ, मजाक छोड़ो, मुझे फाइनली वो मेन चौराहे वाली दुकान मिल गई है। अब देखना, आपका बेटा दुगनी स्पीड से पैसा कमाएगा। उफ़, ये क्या? मेरी ऑनलाइन मेकअप क्लास चल रही है, इतनी जोर से क्यों बोल रहे हो आप दोनों? अरे मेरी धर्म पत्नी जी, मेकअप क्लास बाद में करना, वो चौराहे वाली दुकान मिल गई है हमको। अरे वाह, रुको मैं अपनी माँ को फोन लगाकर बता देती हूँ।
अरे मैं भी अपने रिश्तेदारों को बता देती हूँ, कितनी खुशी की बात है। हाँ हाँ, मैं भी अपने दोस्तों को बता देता हूँ, 1 हफ्ते बाद रजिस्ट्री है। बस घर में खुशी का मौका था। उन तीनों ने अपने अपने फोन उठाए और लोगों में बात फैलाना शुरू कर दिया। और रही सही कसर, श्वेता बहू ने अपने पड़ोस में सबको बताकर कर दी। अरे वर्मा आंटी, अब हम भी जल्दी कार ले लेंगे, घर का रेनोवेशन होगा और ठाट से रहेंगे हम भी। अरे ऐसा क्या हुआ? लॉटरी बाटरी लग गई है क्या? अरे इस बार चौराहे वाली मॉल में हमको भी दुकान मिल गई है। दुकान नंबर 21, जो एकदम चौराहे पर है। अब ग्राहक बढ़ेंगे तो आमदनी भी बढ़ेगी ही ना। अरे वाह, कितनी खुशी की बात है। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें इतना खुश देख के। बाकी एक बात कहूँ, सबको मत बताते फिरना। किसी की नजर लग जाएगी तो खुशी की खबर वापस लौट जाएगी। हैं? ऐसे थोड़ी ना होता है। अब डरा रही हो। अरे सही कह रही हूँ, काली नजर कहते हैं इस चीज को, जब आप किसी को कुछ बताओ और वो काम बिगड़ जाए। अरे लेकिन मैं तो। तुमने सबको बता दिया ना? हाँ, फोन लगा लगा के। अब बच के रहना, काली नजर बड़ी खतरनाक होती है। श्वेता इतनी खुश रहती है कि वो वर्मा आंटी की बात पर ध्यान ही नहीं देती, जबकि पड़ोस में और भी लोगों से खुशी की खबर शेयर करती रहती है। अगले दिन राजेश बहुत दुखी होकर घर आता है। अरे बेटा, क्या हुआ? मुंह क्यों सूजा हुआ है? मधुमक्खी ने काट लिया क्या? माँ, वो दुकान किसी और के पास चली गई, किसी ने ज्यादा भाव लगा दिया। अरे पर बात तो आपसे हुई थी ना उस दुकान वाले की। हाँ, आज मैं टोकन अमाउंट देने गया था, तब मुझे पता चला। कोई आकर सुबह मुझसे पहले ही ज्यादा अमाउंट दे गया। काली नजर। क्या? क्या कहा? वर्मा आंटी ने समझाया था कि किसी को बताना मत, वरना काली नजर लग जाएगी। अच्छा, तुम्हें उनकी बात मान लेनी चाहिए थी। उनकी बात मान लेती, लेकिन उसके पहले ही सबको बता चुके थे ना हम तीनों। अरे अगली बार से ध्यान रखेंगे, कोई भी नई चीज होगी तो किसी को नहीं बताएंगे। तीनों कुछ दिन ऐसे ही रहते हैं, पर एक दिन श्वेता को एक मेल आता है। राजेश, मेरा ऑनलाइन मेकअप कोर्स कंप्लीट हो गया। अब मैं खुद का पार्लर खोल सकती हूँ। अरे वाह, अपने मोहल्ले में ही खोलते हैं। ये जो घर के सामने दुकान है ना, वहीं। हाँ, यहाँ सस्ती भी मिल जाएगी। अगले दिन श्वेता वर्मा आंटी के पास जाती है, मिठाई का डब्बा लेकर। अरे आओ आओ, कैसे आना हुआ? जोर से नहीं बोलूंगी। वो सामने वाली दुकान है ना, वहां मैं अपनी पार्लर की दुकान खोलने वाली हूँ, उसकी मिठाई है। अरे वाह, बहुत बधाई हो तुमको। हाँ, मैं कमाने लगूंगी तो राजेश पर पूरे घर का बोझ नहीं रहेगा ना आंटी जी। ये तो है। पर ये बता कि तूने ये बात किसी और को तो नहीं बताई ना? अरे नहीं नहीं, पिछली बार गलती कर दी थी, काली नजर लगी किसी की और राजेश के हाथ से वो दुकान चली गई थी। सबको मत बताना। चलो मैं चलती हूँ, कल दुकान की बात करने भी तो जाना है। अगले दिन श्वेता दुकान के लिए मालिक से बात करने जाती है। अरे लेकिन दुकान तो हम कल रात को ही किसी को दे चुके हैं। कल ही? हाँ, कल ही। 2 दिन बाद कोई यहाँ पार्लर भी खोल लेगा। अब कहीं और दुकान देख लीजिए। अरे पर हमको भी तो पार्लर ही खोलना था। हाँ भाई, ये एक ही दुकान है, आधी आधी तो नहीं दे सकता ना मैं। राजेश और श्वेता घर पर हताश होकर आ जाते हैं। इस बार तो किसी को बताया भी नहीं था, अब किसकी काली नजर लग सकती है? सुनो, तुमने माँ को बताया था क्या? अरे कैसी बात कर रही हो? माँ की नजर थोड़ी ना लगेगी। पक्का तुमने किसी को नहीं बताया था ना? सिर्फ वर्मा आंटी को बताया था, उन्होंने ही मुझे किसी को नहीं बताने को कहा। अरे यार, तुम भी सही हो,
मेरी माँ को नहीं बताने को कह रही हो, पर वर्मा आंटी को बताना तुम्हें जरूरी लगा। अरे वर्मा आंटी ने ही तो काली नज़र के बारे में बताया था ना। वो हमेशा हमारा भला ही तो चाहती हैं। मेरी माँ भी हमारा भला ही चाहती है। अरे पर चिल्ला क्यों रहे हो? बात नहीं कर सकते क्या आराम से? नहीं आता वो आराम से बात करना, और करना भी नहीं चाहता हूं मैं। दुकान जाने का दुख गुस्से में बदल गया था और राजेश और श्वेता में बात बंद हो गई थी। 2 दिन बाद मोहल्ले में पार्लर का इनॉग्रेशन हुआ, जिसमें मोहल्ले के सभी लोगों को बुलाया गया, पर श्वेता, राजेश और माँ नहीं जाते। माँ, अंदर आ जाओ, क्या देख रही हो? अरे नया पार्लर देख रही हूं अपने आंगन से। देखो, माँ को दूसरे का सुख देखने में कितना मजा आ रहा है। मेरा दुख नहीं दिख रहा इन्हें। यहाँ मेरा पार्लर भी तो हो सकता था। अरे चुप रहो यार, हर बात में लड़ाई क्यों ढूंढ रही हो? राजेश और श्वेता फिर बहस करने लगते थे। तभी माँ ने दोनों को बाहर बुलाया। अरे जरा देखो तो, दुकान चलाने वाले का बोर्ड पर नाम क्या लिखा है? श्रुति वर्मा। गाड़ी निकाले बेटा, हमें कहीं जाना है। काली नजर का इलाज कराने? राजेश अपनी बाइक निकालता है। तीनों ट्रिपलिंग कर रहे हैं। माँ राजेश को उस मॉल वाली दुकान पर लेकर जाती है जहां राजेश अपनी दुकान खोलने वाला था। यही दुकान लेना चाहता था ना तू? हाँ, पर इनको भी दुखी करने लेकर आई हो क्या यहाँ पर दुकान दिखाकर? वहां काफी नहीं था? अरे श्वेता, थोड़ा सब्र रख, अभी पता चलेगा कि हम यहाँ क्यों आए हैं। बता, इस दुकान चलाने वाले का नाम क्या है? अनुपम वर्मा। कुछ समझ में आया? वो दुकान वाली श्रुति वर्मा, ये दुकान वाला अनुपम वर्मा, और हमारे पड़ोस में हमने उस दुकानों के बारे में बताया किसको था? अब वर्मा आंटी को। मतलब वर्मा आंटी ही हमारा काम बिगाड़ रही है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये बस इत्तेफाक है। राजेश अपना फोन निकालता है और श्रुति वर्मा और अनुपम वर्मा के नाम फेसबुक पर सर्च करता है, जहां ये दोनों ही वर्मा आंटी के रिश्तेदार होते हैं। श्वेता को समझ में आ जाता है कि वर्मा आंटी की ही नजर काली नजर है। अब क्या करना है? कोई भी खुशी की खबर हो तो काली नजर से बचना है, यानी वर्मा आंटी से बचना है। अरे पर मुझे ये समझ में नहीं आया कि वो हमारे साथ ऐसा क्यों करेंगी। अरे बेटा, एक सीख है, दूर के आदमी को आपकी तरक्की से कम परेशानी होगी, पड़ोसी को ज्यादा। दोनों माँ की बात में हामी भरते हैं और अगला काम चुपचाप करने की कसम खाते हैं, ताकि आगे से वर्मा आंटी कोई काम ना बिगाड़ सके। मीरपुर नाम के शहर में तेजस अपनी पत्नी नीरू के साथ रहता था। पति पत्नी दोनों ही नौकरी करते थे। एक दिन तेजस गांव अपनी माँ के पास फोन करता है। हेलो, प्रणाम माँ। जीते रहो। माँ, तुम दादी बनने वाली हो? अरे वाह, ठीक है बेटा, मैं कल ही आती हूँ। जब माँ जी शहर पहुंची तो बेटे बहू ने बहुत अच्छे से स्वागत किया। लीजिए माँ जी, चाय। अरे गर्मा गर्म पकोड़े ले आओ माँ के लिए। नीरू रसोई में गई और 2 मिनट में ही पकोड़े ले आई। जी, ये लीजिए। बहू जादू से बनाए हैं क्या? अभी तो रसोई में गई थी। यम्मी। माँ जी, शीला रसोई में पकोड़े तल रही है, मैं बस लेकर आई। हे भगवान, मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया तूने। अब तो गंगा जल से शुद्धिकरण करना होगा। दूसरे दिन, माँ जी, मैंने नाश्ता बना दिया है, ऑफिस जा रही हूँ। पर अभी तो घर का सारा काम पड़ा है। शीला आती ही होगी, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े वो सब कर लेगी।
हमारे जमाने में घर का सारा काम हम ही करते थे। जी माँ जी, आप बहुत होशियार हैं। मैं घर ऑफिस दोनों नहीं संभाल पाती। तो जरूरत क्या है घर से बाहर जाकर चाकरी करने की? वैसे भी घर का काम खुद करने से घर में बरकत आती है, समझी? पर माँ जी। पर वर कुछ नहीं, इस महीने की पगार मिले फिर ऑफिस बंद। हाँ। रात को नीरू तेजस से कहती है, सुनिए जी, माँ जी बोल रही थी कि मैं नौकरी छोड़ दूं। वैसे ठीक ही तो है, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। फिर भी आराम कहाँ, शीला को छुड़ाने के लिए बोल रही थी। तो अब 24 घंटे में इतना काम तो कर ही सकती हो। पर जॉब पसंद है मुझे, घर पर मन नहीं लगेगा। अगले दिन जब दोनों ऑफिस के लिए निकल रहे थे, मेरी तो कोई कीमत ही नहीं है इस घर में। माँ जी, आजकल महंगाई बहुत है, रहन सहन भी बदल गया है। दोनों नौकरी करते हैं तभी ठीक रहता है। अच्छा, तू कहना क्या चाहती है? मेरा बेटा तुझे बिठा के खिला नहीं सकता? तू ही इस घर का खर्च चला रही है, हैं? नहीं माँ जी, मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब खूब समझती हूँ, ये बाल धूप में सफेद नहीं किए मैंने। हाँ। अब तो ये रोज का काम हो गया था। तेजस भी रोज की झिकझिक से परेशान हो गया था। एक दिन उसने कहा, नीरू, वैसे भी तुम्हें मैटरनिटी लीव मिलने वाली है, तो अभी से ही छुट्टी ले लो। पर क्या, मेरी सैलरी अच्छी खासी है। आखिर नीरू ने रिजाइन कर दिया। जब बच्चा हुआ तो घर में सब बहुत खुश हुए। कुछ दिनों बाद तेजस फाइल देख रहा था। क्या हुआ तेजस, कुछ परेशान लग रहे हो? हाँ, वो हमारी जितनी सेविंग्स थी वो तो हॉस्पिटल में और छठी के फंक्शन में खत्म हो गई है नीरू। और अभी वैसे मंदी चल रही है तो मैं बोल रही थी कल मुन्ना को हेपेटाइटिस का टीका लगवाना है। नीरू, क्या पोस्टपोन नहीं कर सकते? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। अब तेजस को समझ में आ रहा था कि उससे गलती हुई है। पैसों की कमी का असर घर के माहौल पर भी पड़ रहा था। अगले दिन, बेटा, मेरा चश्मा और ये दवाइयाँ ले आना, पर्चा देते हुए माँ जी ने कहा। जी। तेजस, मुन्ना के लिए दूध का डिब्बा और डायपर भी ले आना, और ये किराने के सामान की लिस्ट है, इसे भी लाना है। तेजस गुस्से में लिस्ट मरोड़कर फेंकता है और चिल्लाता है, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? ये ले आना, वो ले आना। अरे, पर ये जरूरत का सामान ही है। वो गुस्से में बिना कुछ कहे ऑफिस चला गया। अरे लंच तो ले जाइए। नीरू दौड़कर डिब्बा पकड़ाती है। एक दिन खाना खाने के बाद, नीरू, अब तो मुन्ना कुछ बड़ा हो गया, तो अब तुम वापस ज्वाइन कर लो ना जॉब। पर इस रिसेशन में जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। ट्राई तो करो। फिर मुन्ना? माँ जी है ना, और एक फुल टाइम मेड भी लगा लेंगे। पर माँ जी, उन्हें तो पसंद नहीं। तभी माँ जी वहाँ आ जाती है और प्यार से नीरू के सर पर हाथ फेरते हुए बोलती है, अब मेरी समझ में आ गया बहू, पहले के और अब के समय में अंतर है। तुम काम शुरू करो, मुन्ना की जिम्मेदारी मेरी। मेरी प्यारी माँ जी। ये कहकर नीरू उनके गले लग गई। शिक्षा, परिवर्तन संसार का नियम है, हमें भी समय के साथ चलना चाहिए। उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर क्लिक करें। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय। कहानी नीरू की है। पंजाब की नीरू की शादी दिल्ली के राहुल से होती है। दिल्ली कितना बड़ा शहर है ना,
लेकिन आप लोगों का घर तो बहुत छोटा है। हमारे पंजाब में तो ये बड़े बड़े घर होते हैं कि मजा ही आ जाता है। कोई बात नहीं नीरू, मैं भी तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मकान बनाऊंगा, बहुत जल्दी। नीरू के पिता जहां पंजाब के जाने माने व्यापारी थे, वहीं उसका पति राहुल दिल्ली में एक सिंपल नौकरी करता था। माँ, यहाँ तो घी मक्खन इतना महंगा है कि क्या बताऊं। मैं तो तरस ही जाती हूँ घी खाने के लिए। नीरू की माँ को ये सुनकर बहुत दुख होता है। मेरी बेटी को घी नसीब नहीं हो रहा है और ये बहू यहाँ बैठकर घी में शक्कर डाल रही है। देख वनिता, मैं साफ कह रही हूँ, इस घर में जितना घी आएगा उतना ही मेरी बेटी के घर दिल्ली भी जाएगा। अरे, ये क्या बात होती है माँ जी? बेटी का उतना ही करो जो अच्छा लगे। अब क्या मायके से घी और मक्खन तक की सप्लाई करोगी आप? हाँ, मेरी बेटी किसी चीज को तरसे मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अब क्या था, नीरू के मायके में 2 किलो घी आता तो 2 किलो दिल्ली जाता नीरू के पास। एक दिन, माँ, बड़ी गर्मी पड़ती है दिल्ली में। इस घर में तो एक ही एसी है और वो भी ड्राइंग रूम में। सारा परिवार एक ही कमरे में सोता है। हाँ बेटा, वो तो हर घर की कहानी है। यहाँ भी एक ही एसी है। अरे बिल इतना आता है कि क्या बोलूं। तभी वहां राकेश आ जाता है। माँ, थोड़ी देर में यहाँ कुछ प्लम्बर आएंगे मेरे कमरे में एसी लगाने। जरा ध्यान से लगवा देना ना माँ। ओए, ऐसे कैसे तेरे कमरे में एसी लगेगा? हाँ राकेश, एक बार बात तो कर लेता। अरे पापा, वो वनिता को गर्मी में नींद नहीं आती। ड्राइंग रूम में सबके साथ सोने में वो अनकंफर्टेबल है, इसलिए। अरे पूरे परिवार के साथ वहां तेरी बहन नीरू भी तो सोती है। वो नहीं हो रही क्या अनकंफर्टेबल? समझ रहा है ना? अगर एसी लगेगा तो एक दिल्ली में तेरी बहन के कमरे में भी लगेगा, तभी तू लगा सकेगा। राकेश वनिता को सारी बात बताता है। वनिता करती भी क्या, मन मार कर बैठ जाती है। माँ, ये लोग ठीक नहीं है, क्या करूं मैं? अरे बेटी, यहाँ आ जा, तू यहाँ आकर रह ले। अरे छोड़ दे ऐसे पति को। कैसे छोड़ दूं माँ? समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे? वैसे भी मेरा एक बेटा है मयंक। अरे हटा बेटा, तेरी उम्र ही क्या है, इतनी परेशान रहेगी तो काम कैसे चलेगा। खैर, बात आई गई हो जाती है। माँ को लगता है कि नीरू ठीक है, तो वहीं नीरू के मन में एक ही लाइन चल रही होती है, यहाँ आजा। माँ ने तो बोल ही दिया है कि यहाँ आजा। बस मयंक थोड़ा सा बड़ा हो जाए, इन गरीबों को छोड़कर मैं वापस माँ के पास ही चली जाऊंगी। वो इसी सोच में बाजार में चल रही थी कि मैम, आपका दुपट्टा जमीन को छू रहा है। नीरू जैसे ही उस लड़के की तरफ देखती है, देखती ही रह जाती है। हाय रे, कितना सुंदर लड़का है ये। अब क्या हुआ? मैंने कहा आपका दुपट्टा। तो खुद ही उठाकर दे दो ना। लड़का समझ जाता है कि नीरू उस पर फिदा हो चुकी है। वो उससे उसका नंबर लेकर चला जाता है। अब क्या था, नीरू और रोहित में लगातार बातें होने लगती है। मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, यहाँ एक बड़ी कंपनी का मैनेजर हूँ। अच्छा, और कितने बच्चे हैं तुम्हारे? बच्चे? अरे मेरी तो शादी भी नहीं हुई है। तुम बताओ, शादी करोगी? नीरू शर्मा जाती है। अब लेकिन मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस तुम शादी कर लो, भाग चलते हैं। बहुत पैसे वाला हूं मैं, हमेशा खुश रखूंगा तुम्हें। नीरू रोहित से मिलकर सारा प्लान बना लेती है और फिर एक दिन घर से भाग जाती है। दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद, क्या बात है नीरू, तुम्हें परेशान सा देखता हूँ, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। ये कहते कहते ही वो रोने लगती है। अरे क्या हो गया, रो क्यों रही हो? मैंने तुमसे एक बात छुपाई है और वही बात अब मुझे परेशान कर रही है। रोहित, मेरा एक बेटा भी है, उसका नाम मयंक है। क्या बात कर रही हो?
ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? देखो नीरू, मेरी माँ को मैंने ये नहीं बताया है कि तुम शादीशुदा हो। बच्चा मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा। नीरू को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तुम उस बच्चे को अपनी माँ को क्यों नहीं दे देती? नीरू चुपके से माँ को फोन करती है। माँ, क्या मयंक को तुम रख सकती हो? बेटा, मैं राकेश के साथ बात करती हूँ। आखिर घर का बेटा वही है, जो वो बोलेगा। वैसे भी बेटा, तूने जो किया है ना, उसके बाद से पूरा घर तेरी बुराई कर रहा है। मैं भी अब किसी से तेरे लिए लड़ नहीं सकती। राकेश बेटा, नीरू ने तो जो किया बहुत ही बुरा किया, लेकिन मैं सोच रही थी कि क्यों ना मयंक को हम यहाँ ले आए। तभी वनीता बोल पड़ती है। वाह जी, ऐसे कैसे यहाँ ले आए? यहाँ क्या भंडारा भरा है? और जिस बच्चे की माँ ने नहीं सोचा, उसके लिए हम क्यों सोचे? नीरू को एक बार तो अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए था ना। अरे लेकिन तेरे पास भी तो लड़का नहीं है ना वनीता। माँ, वनीता ठीक बोल रही है। कल को वो बड़ा होकर इसी घर का हिस्सा मांगेगा तो हम क्या करेंगे? माँ कहती भी तो क्या, वो चुप रह जाती है। वहीं नीरू का पहला पति कहता है। माँ, अगर आज भी वो वापस आ जाए तो मैं उसे माफ कर दूंगा। बेटा, गरीबी चीज ही ऐसी है, क्या करेगा? तू तो अब मयंक का सोच। वो बेचारा तो बिना माँ का हो गया। मयंक के खातिर तू दूसरी शादी कर ले बेटा। लोगों के लाख समझाने के बाद नीरू के पहले पति की शादी रिद्धि से हो जाती है, जिसके पहले पति से 2 बच्चे होते हैं। देखो जी, मैंने शादी सिर्फ बच्चे के खातिर की है। मैंने भी शादी सिर्फ बच्चों के खातिर की है। वहीं नीरू के दूसरे पति के मन में ये बात घर कर जाती है कि नीरू एक मासूम बच्चे को उसके खातिर छोड़ कर आई है। अब देखो नीरू, मुझे लगता है कि जो औरत अपनी कोख का बच्चा छोड़ सकती है, वो तो कुछ भी कर सकती है। कल को तुम्हें मुझसे अच्छा कोई मिल गया तो तुम तो मुझे भी बाय बाय कर दोगी ना। नीरू को अब उसका दूसरा पति ताने देना शुरू कर देता है। तंग आकर नीरू उसके यहाँ से भागकर अपने पहले पति के पास चली जाती है, लेकिन ससुराल में क्या लेने आई है नीरू, मयंक को? नहीं नहीं सासू माँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। नीरू, अब वक्त खत्म हो गया है, मेरी शादी हो चुकी है। तो छोड़ दो ना उसे, हमारा बच्चा है। मैं आपको अपनी माँ नहीं मानता, मेरी नहीं मान तो बात अच्छी है। नीरू मयंक की बात सुनकर समझ जाती है कि उसके पास अब ना आसमान रहा ना ही जमीन। गंवार जिठानी मॉडर्न देवरानी। अर्पिता की शादी राकेश से तय होती है, जो एक सरकारी नौकरी करता था। अरे चाची, अर्पिता इतनी सुंदर, पढ़ी लिखी और मॉडर्न लड़की है, फिर कहाँ आप इसकी शादी ऐसे घर में कर रही हैं? अरे लड़का सरकारी नौकरी करता है, इंजीनियर है, खूब कमाता है, खूब मेहनत की है लड़के ने इस नौकरी के लिए। अर्पिता भी राकेश को पसंद नहीं करती थी, लेकिन पिता ने हाँ कर दिया तो शादी के लिए मन मारकर तैयारी कर रही थी। हाँ माँ, चाची ठीक ही तो कह रही हैं। पता है मेरी सहेलियों के पति कितने मॉडर्न हैं। अरे देख बेटा, तू मॉडर्न है ना, वो पढ़ने लिखने वाला गांव का होनहार लड़का है, तू जैसा रखेगी रहेगा। अब तक कोई उसकी केयर करने वाला नहीं था, है तो सिर्फ एक भाई भाभी, और माँ पिता तो गांव में ही रहते हैं। अर्पिता का मुंह बन जाता है। वो पिता के फोन से राकेश का नंबर लेकर उसे मिलने के लिए बुलाती है। आज तो मैं उसे साफ साफ मना कर दूंगी, मुझे नहीं करनी शादी। शक्ल देखी है ना, कपड़े पहनने का तरीका है ना बोलने का। अर्पिता राकेश से मिलने जाती है। अब क्या हो गया, आपने मुझे अर्जेंट मिलने को बुलाया, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, पर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, आप ना इस शादी से मना कर दे। राकेश की आंखें अर्पिता की इस बात से लाल हो जाती है। वो रूंधे गले से कहता है, लेकिन शादी की सारी तैयारियां हो गई हैं। मैंने आपके साथ एक अच्छे भविष्य का सपना भी देख लिया है,
ऐसा मत करिए प्लीज। माँ पिता के अलावा मैंने किसी को दिल से अपना माना है तो वो आप ही है। देखिए, मुझे आपसे कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप मेरे जैसे नहीं हैं। मैं मॉडर्न लड़की और आप। मैं आपसे वादा करता हूँ, जब तक आपके लायक नहीं बन जाता मैं कभी आपसे बीवी का हक नहीं मांगूंगा। अर्पिता राकेश का प्यार देखकर पिघल जाती है और शादी के लिए हाँ कर देती है। दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद राकेश की भाभी, जो कि की पूरी देहाती थी, ए राकेश उठ, जब पानी भर कर ला और तेरी बीवी को बोल के चूल्हा लगा दिया है, रोटी बना ले। क्या है ये सब? और तुम्हारी भाभी इस तरह चिल्ला क्यों रही है? क्या करूं, भाभी ही खाना बनाती है और मुझे पढ़ने के लिए इस घर में रखा तो मैं घर का सारा काम कर देता हूँ। अब तुम आ गई हो, अपने तरीके से देख लो। ये मकान तो तुम्हारे पापा ने बनवाया था ना, शहर में, ताकि बेटा पढ़ाई कर सके। हाँ, पर भाभी ही पूरे घर में रहती है। ठीक है, देखो अब। अर्पिता बाहर जाती है। सूट पहनी अर्पिता को देखकर जेठानी का पारा हाई हो जाता है। ए शहर की हीरोइन, यहाँ ना चलेगा ये सब, समझी? साड़ी पहनो, साड़ी। वो नारंगी वाली निकाले हैं तुम्हारे लिए, जिसमें हरे रंग का फूल बना है, और सीधे पहुंचो रसोई में। मेरे आगे नहीं चलेगा ये सूट बूट का नाटक, समझी? देखिए भाभी, आप बड़ी हैं, आपने राकेश की पढ़ाई में मदद की, लेकिन ये मकान इनके पिताजी का है, तो मैं अपना पोर्शन अलग कर रही हूँ। मैं आज से आपके साथ नहीं रहूंगी। जेठानी का तो मानो पारा ही हाई हो जाता है। और ऐसा कैसे नहीं रहेगी? हाँ, और कौन बोला कि राकेश अलग हो जाएगा? वो अपने भाई के बिना नहीं रहता। आज देखिए तो, देखिए कल के आई छोरी क्या बोल रही है। राकेश के साथ बात हो गई है, मैंने ऊपर का हिस्सा राकेश को दे दिया है। उसकी अपनी जिंदगी शुरू हो रही है, तो अच्छा है ना कि अब रसोई भी अलग हो जाए। अर्पिता राकेश की ओर फक्र से देखती है कि उसने अर्पिता के लिए स्टैंड लिया। अर्पिता बाजार में जाकर सारा रसोई का सामान ले आती है। पिता के दिए सामान से घर सजाती है और अपने तरीके से पूरे घर की सजावट करती है। शाम को राकेश ऑफिस से आता है। कुर्ता पैजामे में राकेश को देखकर, अरे ये क्या पहना है? भाभी सिलती है ना कुर्ता, मैं सारी कमाई भाभी को ही दे देता हूँ। लेकिन अब ना बीवी को देना होगा, क्योंकि भैया भी अच्छी नौकरी करते हैं। भाभी अपने पति का पैसा संभालें और मैं अपने पति का पैसा संभालूंगी। तभी भाभी आ जाती है। अरे देखो, बहुत हो गया। हाँ, अलग रहने तक तो ठीक था, लेकिन पैसा हम एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे। बचपन से तुम्हारे पति को हमने पाला है, उसका हिसाब दो। अच्छा, हिसाब चाहिए? कितना पढ़ी है आप जो आपको हिसाब चाहिए? बड़े भाई हैं उनकी, जिन्होंने उन्हें पढ़ाया लिखाया, वो हिसाब मांगेंगे तो जरूर दे दूंगी भाभी। अरे देख, हाँ, अगर तूने पढ़ाई की है तो मैं भी अंगूठा छापना हूँ। अरे 5 की क्लास तक पूरी पढ़ाई की है, समझे? वैसे भी कल इन लोगों के माँ बाबूजी आ रहे हैं गाँव से, वही लोग ठिकाने लगाएंगे तुझे। अगले दिन सास ससुर आते हैं, दोनों बहुत ही सीधे लोग। अच्छा किया जो ऊपर के हिस्से में राकेश की गृहस्थी लगा दी। अब दोनों बेटे अपना अपना देख ले। छोटी बहू कहाँ है? अरे बहुत ही चालाक है माँ जी, ऐसी जबान चलाती है जैसे दर्जी कैंची चलाता है। वैसे बहू तुम भी कम नहीं थी। और सुनाओ। तभी छोटी बहू सास ससुर के पैर छूकर उन लोगों को चाय और नाश्ता देती है। माँ जी, आप थक गई होंगी, मैं खाना लगा देती हूँ, ऊपर आ जाइए चाय पीकर। अरे बस बस, यहीं रहेंगे वो, क्योंकि बड़ी बहू मैं हूँ। हमेशा से इनके माँ बाबूजी मेरे पास ही आए हैं। चलिए माँ जी, आप ना किचन में खाना बनाइए, मैं जरा बाजार होकर आती हूँ और फिर साथ में खाना खाते हैं। जेठानी बाजार निकल जाती है और सास ससुर बेचारे घर पर अकेले। फिर दोपहर को, माँ जी, मैंने आप सभी के लिए खाना बनाया है। माना मैं छोटी हूँ, लेकिन अच्छा लगेगा अगर आप लोग मेरे साथ रहें। वैसे भी यहाँ है कौन बेटा, चलो ऊपर राकेश के पास ही चलते हैं। सास ससुर दोपहर का खाना खाकर वहीं आराम करने लगते हैं कि जेठानी आ जाती है। अरे वाह,
ये तो वही बात हुई ना, कल की आई को पूरा परिवार और हम अकेले के अकेले। भाभी देखिए, परिवार में प्यार से रहा जाता है, ना कि चालाकी से। अम्मा खाना कैसे बनाती, पहले ही गांव से थक कर आई हैं। हाय रे दैया, तो मैं का बाजार से ऐस करके आ रही हूँ। अरे भूख के मारे मेरा सर दर्द हो रहा है, पर यहाँ मेरी फिक्र कौन करेगा। अरे तो किचन में खाना है, लगा देती हूँ मैं भाभी। बड़ी बैठकर खाना खाती है और शाम को जब राकेश घर आता है। अरे राकेश, तू तो पूरा हीरो लग रहा है इन कपड़ों में। ऐसे कपड़े पहले क्यों नहीं पहनता था? राकेश बीवी की तरफ देखता है और फिर कहता है, माँ पहले पहनाने वाली नहीं थी ना। हाँ हाँ, और हम जो हाथ से सिल सिल कर कुर्ता पहनाते थे उसका का? अरे तुम्हारे भैया तो आज भी पहन रहे हैं। तभी अर्पिता सास के लिए कपड़े और ससुर के लिए शर्ट पैंट ला कर देती है। उन लोगों को फ्रिज से ठंडा पानी और टीवी में फिल्म दिखाती है। अरे कब से इनको बोल रहे हैं कि फ्रिज वाले आओ, लेकिन ये है कि मानत ही ना है। बहू, अब तो तुम ही समझाओ ससुर जी को। नहीं पापा, आप फ्रिज मत लीजिए। अरे वाह रे छोटे, खुद फ्रिज का ऐसे का मजा ले, और इनकी माँ के पास फ्रिज भी ना हो। अरे देखा पिताजी, देखा माँ जी कब बोल रही है। अरे उसकी पूरी बात तो सुन लो कि वो क्या बोल रही है। वो इसलिए क्योंकि अब माँ जी और पापा यहीं रहेंगे मेरे पास। घर को घर सिर्फ मॉडर्न या गांव की सोच नहीं, बल्कि संस्कार बनाते हैं भाभी। और संस्कार अच्छे हो तो सब सही हो जाता है। गर्भवती पति। सिद्धांत औरतों को सिर्फ घर के काम और बच्चे पैदा करने की मशीन मात्र ही समझता था। एक बार रिद्धि कहती है, देखिए जी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं आज खाना नहीं बना पाऊंगी। अरे करना ही क्या पड़ता है तुम्हें काम जो नहीं कर पाओगी? एक बेबी ही तो होने वाला है तुमको। हाँ हाँ, जानती हूँ मैं कि बेबी होने वाला है, पर मैं किस स्थिति से गुजर रही हूँ आप जानते हैं। अरे यार, पूरी दुनिया हर एक कंट्री में बच्चा पैदा होता है, लेकिन ऐसा तमाशा तो कोई औरत नहीं करती जैसा तुम करती हो। रिद्धि करती भी तो क्या, पति को कैसे समझाए कि हर औरत की जिंदगी में ये दौर उसके पति से ज्यादा प्यार, ज्यादा अपनेपन की मांग करता है। अगली सुबह, अरे रिद्धि, खाना तैयार हो गया क्या? एक काम करना, गर्म पानी की बाल्टी मेरे वॉशरूम में रख देना। कैसी बात कर रहे हो? डॉक्टर ने मुझे मना किया है ना भारी चीजें उठाने के लिए। अरे ये सारी बातें डॉक्टर ऐसे ही पैसा कमाने के लिए करते हैं। मेरी माँ तो पूरे खेत की जुताई करती थी जब मैं होने वाला था। अब देखो कितना मजबूत पैदा हुआ हूं मैं। रिद्धि को अब इन बातों की आदत हो जाती है और वो पति के कहने पर बाल्टी उठा तो लेती है, लेकिन दोपहर तक, माँ मेरे पेट में दर्द हो रहा है। बेटा, कोई भारी चीज तो नहीं उठाई थी ना? हाँ माँ, मैंने गर्म पानी की बाल्टी उठाई थी। माँ को रिद्धि की इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो उसको बहुत सुनाती है। अरे बेटा, इतनी अकल तो जानवर को भी होती है कि गर्भावस्था के बीच क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन रिद्धि कहती भी तो क्या। शाम को जब सिद्धांत घर आता है तो वो उसे लेकर डॉक्टर के पास जाता है। आज की रात आप लोगों को यहीं अस्पताल में रुकना पड़ेगा। सुबह तक ही अब हम लोग कंडीशन ठीक कर पाएंगे। बस फिर क्या था, रात के अस्पताल में सिद्धांत सो तो जाता है, लेकिन पूरी तरह नहीं, सपने में। अरे डॉक्टर साहब, आपने मुझे अस्पताल में क्यों रोका आज? तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हें बच्चा होने वाला है, लेकिन आज तुम्हारे पेट में दर्द है ना, इसलिए। सिद्धांत को सोते सोते ही फील होता है कि उसके अंदर कोई अंश है जो जी रहा है। अरे ये पेट में गुदगुदी क्यों लग रही है? तभी वहां रिद्धि आ जाती है। अरे यार, क्या सारा दिन ही करते रहते हो, ऑफिस जाओ, काम करो। अरे यार, मैं बस में सफर नहीं कर सकता। झटके लगते हैं तो डर लगता है कि कहीं बच्चा। बच्चा? क्या बच्चा?
अरे जब मैं मेरी माँ के पेट में थी ना, तब वो ऊंची ऊंची पहाड़ी में पानी भरकर ले जाती थी। देखो कितनी स्ट्रांग हूँ मैं आज। पति को रिद्धि की बात पर गुस्सा आता है और वो सीधा अपने पिता को फोन करता है। देखिए ना पिताजी, एक तो पेट में बच्चा, ऊपर से बीवी कोई केयर ही नहीं करती, ना ही ख्याल रखती है, ऊपर से ज्यादा काम बता देती है। अरे बेटा, इन महिलाओं को बच्चा पैदा करना पड़े ना, तब पता चले कि कैसे खुद के अंदर एक जीव को पालना मुश्किल होता है। अगर अपने बाप से फुर्सत मिल गई हो तो ऊपर छत पर मेरे कपड़े सूख रहे हैं, ले आइए। सिद्धांत सीढ़ियां चढ़कर छत पर जाता है और हाँफने लगता है। हे भगवान, लग रहा है कि बच्चा अभी हो जाएगा। रिद्धि, और रिद्धि, क्या हो गया? छत पर अमेरिका का प्लेन देख लिया क्या जो एक्साइटेड होकर चिल्ला रहे हो? रिद्धि, मुझे दर्द हो रहा है पेट में, मुझे सीढ़ियां चढ़ने को मत बोला करो। अरे यार, नाटक शुरू इनका। जब देखो तब बहाना। बच्चा ही तो होने वाला है, कौन सा संसद से देश का बजट पेश करने वाले हो जो इतना घबरा रहे हो? अरे यार, कौन समझाए तुमको, मुझे घर जाना है। अब नीचे भी आ जाओ या ऊपर से कूद कर घर चले जाओगे? सुनो, आज शाम को जल्दी से आ जाना, मुझे ना गोलगप्पे खाने का मन है। एक तो पता नहीं तुमने जॉब क्यों छोड़ दी। अरे दुनिया जॉब भी करती है, घर का काम भी करती है और बच्चे भी पैदा करती है, लेकिन तुम खैर, अब तो पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे सर पर है, तो कैसे जल्दी आऊं? अरे यार, कैसे जॉब करता, सारा दिन तो नींद आती रहती है, मछली लगती है और उल्टी। छी छी छी, फालतू की बात मत करो। अरे खुद को पेट में 10 किलो का पत्थर बांध कर काम करना पड़े ना, तब पता चलेगा। अरे यार, तुम तो ज्यादा ही इमोशनल हो जाते हो। दुनिया भर में सबके बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन नखरे तो तुम ऐसे कर रहे हो जैसे दुनिया के एकमात्र इंसान हो जो बच्चा पैदा कर रहा है। सिद्धांत को वो सारे पेन, वो सारी परेशानियां होती है जो एक गर्भवती महिला महसूस करती है। एक दिन पड़ोस का आदमी, अरे भगवान का शुक्र मनाओ कि बच्चा नॉर्मल हो गया। साइंस के अनुसार एक बच्चे को पैदा करने का दर्द उतना ही होता है जितना हड्डी के टूटने का। हे भगवान, मैं ये दर्द कैसे सहूंगा, मुझे तो छोटी सी चोट से भी डर लगता है। तभी वहां रिद्धि आ जाती है। अरे कैसी बात कर रहे हो? तभी तो कह रही हूँ, खूब शारीरिक काम करो, तभी तो जाकर बच्चा पैदा करने में आसानी होगी। और इसीलिए तो कहती रहती हूँ कि मेरे नहाने के पानी की बाल्टी को वॉशरूम में रख दिया करो। सिद्धांत बेचारा करता भी तो क्या, जब बीवी समझने को राजी ही नहीं। सिद्धांत पानी की बाल्टी उठाकर जैसे ही वॉशरूम में रखता है, उसके पेट में दर्द होने लगता है। हे भगवान, मर गया रे, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। भगवान, मेरा बच्चा तो ठीक है ना। सिद्धांत रोने लगता है कि तभी वहां नर्स आ जाती है। ए, रो क्यों रहे हो? तुम्हारा बच्चा ठीक है। भला कोई आदमी प्रेगनेंसी में अपनी बीवी से बाल्टी उठवाता है क्या? सिद्धांत की नींद खुलती है तो पता चलता है कि वो तो सपना ही था। वो भागकर रिद्धि के कमरे में जाता है। रिद्धि, रिद्धि, मुझे माफ कर दे। पति होने के नाते मेरा कर्तव्य था कि मैं तुम्हारा और अपने बच्चे का ख्याल रखूं। घर चलो, अब मैं आज से तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा। मैं समझ चुका हूं कि बच्चा पैदा करना बच्चों का खेल नहीं। किराएदार बेटा। उठ जा नालायक, सुबह के 8 बजने को है, तुझे एग्जाम नहीं देना क्या? थोड़ी देर और सोने दीजिए ना पापा। तू उठता या फिर मैं तेरे ऊपर पानी फेंकूं? रोज गधों की तरह सोता रहता है, पेपर की कोई टेंशन ही नहीं है। और एक हमारा समय था जब हम पेपर में फेल होने के डर से रात भर पढ़ा करते थे, सो ही नहीं पाते थे। तो क्या अब आप उसका बदला मुझसे लेंगे? मैं 15 मिनट बाद उठ जाऊंगा, आप प्लीज जाइए, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। इतना कहकर रौनक रजाई ढककर फिर से सो जाता है। तू ऐसा नहीं मानेगा, रुक, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। बस फिर क्या था,
इतना कहकर वो भागते हुए बाथरूम में जाते हैं और पानी की एक बड़ी सी बाल्टी लाकर रौनक के ऊपर फेंक देते हैं। पानी पड़ते ही रौनक झट से उठ जाता है। ये आपने क्या किया पापा? अब तो उठेगा नहीं तो यही करना पड़ेगा ना। वैसे थैंक्स डैड, आपके कारण ना अब मुझे नहाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब आप माँ से बोलकर मेरे कपड़े निकलवा दीजिए, तब तक मैं ब्रश कर लेता हूँ। वैसे कल ना आप एक काम और करना, नहलाने के साथ साथ मुझे ब्रश भी करवा देना। ये ब्रश करने में ना मुझे बहुत आलस आता है। रौनक की बातों से अरविंद का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो अपनी पत्नी कमला के पास जाता है और रौनक की हरकतों के बारे में बताता है, जिसे सुन उसकी पत्नी हंसने लगती है। तुम अपने बेटे को समझाने के बजाय हंस रही हो। रौनक बच्चा है, धीरे धीरे सुधर जाएगा। आप क्यों उसके पीछे पड़े रहते हो? अभी नहीं सुधरेगा तो कब सुधरेगा? 10वीं क्लास में है रौनक, वो अब कोई बच्चा नहीं रहा। अरविंद के इतना बोलते ही वहां रौनक भी आ जाता है। क्या डैड, मैंने आपको एक काम दिया था, वो भी नहीं हुआ आपसे। अरे क्या हुआ बेटा? माँ, मैंने डैड से बोला था कि वो आपको बोलकर मेरे स्कूल की यूनिफॉर्म निकाल दे, लेकिन मेरे पीछे पड़ने के अलावा इनसे एक काम ढंग से नहीं होता। देख रही हो कमला, देख रही हो अपने लाडले को? अरे आप चुप रहिए जी। चलो बेटा, मैं तुम्हें कपड़े निकाल कर दे देती हूँ बस। ऐसे ही साल पर साल बीतते जाते हैं, लेकिन रौनक के रवैये में कोई बदलाव नहीं आता। वो पहले से भी ज्यादा आलसी और पूरी तरह अपने माता पिता पर निर्भर हो जाता है। 2 साल बाद पता नहीं कहाँ गायब रहता है पूरे दिन, अब तक तो आ जाना चाहिए था। अरे आप इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो उसकी? दोस्तों के साथ खेल रहा होगा, आ जाएगा अभी। ये कोई टाइम है खेलने का? 10 बजने वाले हैं, इतनी रात में कौन खेलता है? कमला कुछ कहती उससे पहले ही रौनक वहां आ जाता है। मम्मी, जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लग रही है। तुम्हें तब तक खाना नहीं मिलेगा जब तक तुम बता नहीं देते कि इतनी रात गए कहां से आ रहे हो। ओ प्लीज डैड, अब आप एसी पे प्रद्युमन बनकर मेरे सर पर बंदूक लेकर मत बैठ जाना। अपनी फालतू की बकवास बंद कर और बता कहां से आ रहा है। माँ, अब समझाइए ना डैड को। बता देना बेटा, इनको भी तसल्ली हो जाएगी। आप बोल रही हैं तो बता देता हूँ। मैं दोस्तों के साथ मूवी देखने गया था, इसलिए देर हो गई। तो इन सब चीजों में मेरे पैसे उड़ाता है। कभी 1 रुपया कमाने के बारे में सोचा है तूने? जब देखो हवा की तरह पैसे उड़ाता रहता है। माँ, अब आप इन्हें चुप करा दीजिए, वरना ना मुझे गुस्सा आ जाएगा। अच्छा, क्या कर लेगा? बता ना, क्या कर लेगा तू? वैसे बात तो ठीक ही है, मैं कर ही क्या सकता हूँ? पैसे तो फिर भी मैं आपसे ही मांगूंगा ना। चलिए अब ये सब बात छोड़िए और मम्मी, मेरे लिए खाना लगा दीजिए। अभी लगा देती हूँ बेटा। मैं बता रहा हूँ कमला, एक दिन ये ऐसे ही बिगड़ जाएगा। उफ़ो, आप क्यों इतना पीछे पड़े रहते हो मेरे बच्चे के? बात की बाद में देखेंगे, अभी आप शांति से उसे खाना खाने देंगे? अगले दिन, डैडी, मुझे 10,000 रुपए चाहिए। हाँ? अब इतने पैसे क्यों चाहिए तुझे? डैड, आप बिना सवाल किए कभी पैसे नहीं दे सकते क्या? जब तक तू बताएगा नहीं तुझे पैसे भी नहीं मिलेंगे। अरे, अब आप अपने बेटे को पैसे भी नहीं दे सकते? नालायक, तेरी उम्र के लोग नौकरी करते हैं और एक तू है जो नौकरी करने का नाम ही नहीं लेता कभी। आप लोगों के होते हुए भला मैं नौकरी क्यों करूं? अरे हम कब तक पैसे देंगे तुझे? तुझे भी तो अपने पैरों पर खड़ा होना होगा ना। कौन सा उधार के पैरों पर खड़ा हूं? अपने ही तो पैरों पर खड़ा हूं मैं। इसी तरह रौनक दिन प्रतिदिन लापरवाह होता जाता है। उसकी लापरवाही को देखते हुए अरविंद और कमला अपने बेटे की शादी कराने का फैसला लेते हैं और 1 महीने के अंदर अंदर ही रौनक की शादी मेघा नाम की लड़की से करा देते हैं। शादी के कुछ दिन बाद, रौनक, मुझे एक अच्छी सी साड़ी चाहिए, आप ला दोगी ना? हाँ, क्यों नहीं। कितने तक की आती है साड़ी? यही करीब 5,000 तक की।
तुम चिंता मत करो, मैं आज ही डैडी से पैसे मांगकर तुम्हारे लिए साड़ी ले आऊंगा। आप कब तक ऐसे ही अपने पापा से पैसे मांगते रहेंगी? कोई अच्छी सी नौकरी क्यों नहीं कर लेते आप? अरे डैड के होते हुए मुझे नौकरी करने की जरूरत ही क्या है? पर आप ऐसे कब तक उनसे पैसे मांगते रहेंगे? कुछ आपको अपने दम पर भी तो करना होगा ना। अब तुम भी बाकी लोगों की तरह मुझे ज्ञान देना शुरू मत कर देना। साड़ी चाहिए ना तुम्हें, मिल जाएगी बस। इतना कहकर रौनक अपने पिता से पैसे मांगने चला जाता है। डैडी, मुझे 5,000 रुपया चाहिए। अब 5,000 क्यों चाहिए तुझे? वो मेघा को साड़ी चाहिए थी। अरविंद आगे बिना कुछ कहे चुपचाप उसे पैसे निकाल कर दे देता है। कुछ दिन बाद, तुम्हें नहीं लगता कमला, रौनक हम पर पहले से भी ज्यादा डिपेंड हो गया है? मुझे तो अब उसके भविष्य की चिंता होने लगी है। कल को हमें कुछ हो गया तो वो क्या करेगा? काश